हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें, यानी कि अगर सोलर कुकर के डिब्बों में ब्लैक कलर किया जाता है तो उससे क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका अवशोषण क्षमता में कमी होती है। सेकंड ऑप्शन है आपका अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। थर्ड ऑप्शन है अवशोषण क्षमता बराबर होती है। एंड लास्ट ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अवशोषण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से क्या होता है, ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन क्या होता है, पकता है। और काला रंग सूर्य की किरणों को क्या करता है, अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, ई कोली है तो आपको ये बताना है ई कोली क्या है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, न्यूट्रल बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ई कोली होता है ना, वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये मानव तथा जानवरों के पेट में कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं पर बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल है। आपको ये बताना है कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, मूंगफली का तेल। सेकंड ऑप्शन है सनफ्लावर तेल, यानी कि सूरजमुखी का तेल। थर्ड ऑप्शन है आपका नारियल का तेल। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कैस्टर ऑयल, यानी कि कैस्टर का तेल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मूंगफली का तेल। तो पकाने के तेल में, मूंगफली के तेल में सबसे अधिक क्या होता है, आवश्यक वसी अम्ल पाया जाता है। और मूंगफली को तेल को क्या कहते हैं, ग्राउंड नट भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मूंगफली के तेल में 40% पाया जाता है वसा, यानी कि क्या पाया जाता है, 40% आपका फैट पाया जाता है। 25% पाए जाते हैं आपके क्या, मिनरल्स। ठीक है। और 3% क्या पाया जाता है, इसमें रेशा पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और मूंगफली के तेल की जो गुणवत्ता होती है ना, वो जैतून के तेल के लगभग समान होती है, लगभग सिमिलर पाई जाती है दोनों में गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ था सबसे अधिक मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल, और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल किसमें होते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है नारियल का तेल, सेकंड ऑप्शन है खजूर का तेल, थर्ड ऑप्शन है सरसों का तेल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपको मूंगफली का तेल। तो मूंगफली के तेल में तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में सबसे कम मात्रा में एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं, यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो आपको ये बताना है कि कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, या लौह तत्व पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए। तो कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं जो शिशु के पोषण में सहयोग करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और शिशु को माँ का दूध कब तक पिलाना चाहिए, जन्म से लेकर 6 माह तक पिलाना चाहिए। ठीक है, कब तक, जन्म से लेकर 6 माह तक पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, पॉर बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग को ये बताना है, जो पॉर बॉइल्ड राइस होते हैं ना, उसमें सबसे अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, निकोटीन पाया जाता है, नियासिन पाया जाता है,
थायमिन पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है? तो आप लोगों को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि थायमिन। तो पैराबॉइल्ड राइस में सबसे अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। और जब आहार में थायमिन की कमी हो जाती है तो थायमिन क्या, जब थायमिन की कमी हो जाती है आहार में तो थायमिन पायरोफॉस्फेट नहीं बनता है, का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? थायमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ आप लोगों से, लौंग में सक्रिय मूल तत्व है। तो आप लोगों को ये बताना है कि लौंग में सक्रिय मूल तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, थाइमॉल होता है, सेकेंड ऑप्शन है एनिथॉल होता है, थर्ड दिया हुआ है साइनोऑल होता है, या लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका यूजीनॉल होता है। तो लौंग में जो सक्रिय मूल तत्व होता है ना, वो क्या होता है आपका? यूजीनॉल होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और लौंग साइजीनियम एरोमेटिक के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका विशेष नाम होता है यूजीनिया, क्या होता है इसका विशेष नाम? यूजीनिया फेरोफाइल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका विशेष नाम होता है यूजीनिया फेरोफाइल्स। और ये पेड़ की फूल की सूखी कली होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है। तो आप लोग को ये बताना है कम दाम पर सामग्री कहाँ पर उपलब्ध होती है। रेस्टोरेंट में उपलब्ध होती है, फास्ट फूड इकाई में उपलब्ध होती है, एयर कैटरिंग में उपलब्ध होती है, या औद्योगिक कैंटीन में उपलब्ध होती है। तो आप लोग को ये बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि औद्योगिक कैंटीन। तो कम दाम पर सामग्री कहाँ उपलब्ध होती है? औद्योगिक कैंटीन में उपलब्ध होती है। तो जो कैंटीन होती है ना, जैसे कुछ मलेटी कैंटीन होती हैं और जिसमें मतलब आप लोग क्या करते हो, सामान ले सकते हो। तो जो उसमें मलेटी पर्सन तो होते हैं उनको कुछ मात्रा में छूट दी जाती है। इसी तरह जो सोशल वर्कर होते हैं उनको भी कुछ मात्रा में छूट दी जाती है। तो कम दाम पर सामग्री उपलब्ध हो जाती है औद्योगिक कैंटीन में। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो फ्लो में आप क्वेश्चन में नहीं पढ़ना भूल जाए। तो शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। कच्चे नारियल का पानी नहीं है, खिचड़ी नहीं है, ग्लूकोज का पानी नहीं है, या बार्ले का पानी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। पूछा हुआ है शुद्ध तरल आहार, तरल हो गया लिक्विड, यानी कि नारियल का पानी भी आपका हो जाएगा, ग्लूकोज का पानी भी हो जाएगा, और बार्ले का पानी भी हो जाएगा। क्या नहीं होगा? इसमें खिचड़ी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खिचड़ी क्या होती है? खिचड़ी कई प्रकार के दालों के साथ चावलों के संयोजन को उबालकर बनाया जाता है। ठीक है, क्या कैसे बनाई जाती है खिचड़ी? कई प्रकार के दालों के कॉम्बिनेशन के साथ चावल के संयोजन से उबालकर पकाया जाता है, तब क्या कहलाती है? वो खिचड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, केक बनाने की क्रिया, आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। तो जब हम केक बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम आटे को 2 या 3 बार छानते हैं। तो उस आटे को हम 2 से 3 बार क्यों छानते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका उपस्थित रेशों को हटाने के लिए छानते हैं, या आटे का स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए छानते हैं, या भली भांति वायु के प्रवेश के लिए छानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भली भांति वायु के प्रवेश के लिए हम क्या करते हैं? जब केक बनाते हैं तो केक बनाने के प्रोसेस में आटे को 2 या से 3 बार हम छानते हैं, जिससे क्या हो सके, जिससे आटे में भली भांति प्रकार से वायु प्रवेश कर सके। और जिससे क्या होता है? जिससे केक हमारा कैसा नम होता है और सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, किल्टेड टेक्सटाइल्स निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। तो आप लोग को ये बताना है, जो किल्टेड टेक्सटाइल का वस्त्र निर्माण का प्रोसेस होता है ना, यानी कि जो विधि होती है, वो किसका एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन दिया होता है बिना बुना हुआ, सेकंड ऑप्शन है आपका बुना हुआ सिला,
थर्ड ऑप्शन आपका अनेक परतों वाला एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो किल्टेड टेक्सटाइल मतलब वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है ना, वो कौन सा होता है, अनेक परतों वाला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान करते हैं। यानी कि जो धागा होता है ना, उसमें जो फिसलन होती है ना, वो किस कारक के द्वारा आती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुआ है धागे की चिकनाई के द्वारा, खराब समाप्ति के द्वारा, ढीली बुनाई संरचना के द्वारा, या सभी के द्वारा। तो जो धागे की जो फिसलन होती है ना, जो धागे में फिसलन आती है, वो किसके द्वारा आती है, वो आती है आपकी धागे की चिकनाई के द्वारा भी आती है। खराब समाप्ति यानी कि पुअर फिनिश, खराब समाप्ति को हम क्या बोलेंगे, पुअर फिनिश के द्वारा आती है। और आपकी ढीली जो बुनाई संरचना, अगर बुनाई जो बुना गया है वो उसका टेक्सचर कैसा है, ढीला है यानी कि लूज है, तो उसके द्वारा भी आती है। तो ये तीनों के कारण क्या आती है, धागे में फिसलन आती है। तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है। तो आप लोग को ये बताना है कि किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेजिटेबल रेशे, सेकंड ऑप्शन है रीजनरेटेड रेशे, थर्ड ऑप्शन है जंतु निर्मित रेशे एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सिंथेटिक रेशे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सिंथेटिक रेशे पे क्या होता है, फफूंदी व कीड़े का सबसे कम असर होता है। और सिंथेटिक रेशे कौन सा हो जाएगा हमारा, नायलॉन। सिंथेटिक रेशे के अंतर्गत आ जाएगा आपका नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलीएस्टर, क्या आ जाएगा आपका पॉलीएस्टर, क्रेस्लॉन, और आ जाएगा आपका क्या, जेफ्रॉन। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और आ जाएगा आपका ऑर्लॉन, एक्रिलॉन और डायनॉल। ठीक है, ये क्या है आपके, किसके एग्जाम्पल है आपके, सिंथेटिक रेशे के। तो कौन कौन से होते हैं आपके सिंथेटिक रेशे, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिएस्टर, क्रेस्लॉन, जेफ्रॉन, ऑर्लॉन, एक्रिलॉन और डायनॉल। ठीक है, ये कुछ आपके क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है कपड़े की मोयरिंग उभार परिसज्जा बनाई जाती है। तो जो कपड़े पर जो मोयरिंग इफेक्ट दिया जाता है ना, वो परिसज्जा कैसे बनाई जाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए है रंग का प्रयोग करके, सेकंड ऑप्शन है आर्द्रता, ऊष्मा एवं बचाव के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है गर्म रोलर्स के द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन आपका रसायनों के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जो कपड़े पर मोयरिंग इफेक्ट होता है ना, मोयरिंग इफेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, गर्म रोलरों के द्वारा किया जाता है, यानी कि गर्म रोलर्स के द्वारा मोयरिंग इफेक्ट दिया जाता है। और मोयरिंग इफेक्ट होता है, मोयरिंग से पानी की लहर जैसे पैटर्न का इफेक्ट देते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, मोयरिंग में पानी की लहर जैसे पैटर्न का इफेक्ट देते हैं। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है। तो आप लोग को ये बताना है जो धागों को गिनकर, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है। कांथा कहा जाता है, कश्मीरी कहा जाता है, मणिपुरी कहा जाता है या कसूती कहा जाता है। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जो धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई है ना, उसको कहा जाता है कसूती। क्या कहा जाता है, कसूती। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कसूती दो शब्दों से मिलकर बना है, का प्लस सूती। ठीक है, का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, हाथ, का मतलब हो गया हाथ, और सूती का मतलब हो गया क्या, धागा। तो यानी कि हाथ से गिनकर जो धागे में कढ़ाई की जाती है वो क्या कहलाता है, कसूती कहलाती है। और कसूती कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है, कसूती आपकी कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कसूती कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है,
या कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई कौन सी है। तो ये कैसे भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हो, तो आपको याद रखना है कसूती कहाँ की है, कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं क्या होता है। स्टेपल स्केल होता है, बलपूर्ण स्केल होता है, लिकर्ट स्केल होता है या अपेक्षाकृत स्केल होता है। तो जो स्केल जिसे क्या कहते हैं, समेटिक स्केल भी कहते हैं ना, वो होता है आपका क्या, लिकर्ट स्केल भी होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके कहीं ना कहीं के PYQ है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और जिन्होंने भी और बाकी की क्लास नहीं देखी हो वो प्रीवियस क्लासेस में जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, गरेबान जहाँ कॉलर मिलता है उस रेखा को क्या क्या कहते हैं, आपको ये बताने। गिरेबान होता है जहाँ क्या होता है, जहाँ पर कॉलर आपका मिलता है, उस रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका रोल लाइन, सेकंड ऑप्शन है ग्रेड लाइन, थर्ड ऑप्शन है नेक लाइन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कॉलर लाइन। तो जो गरेबान होता है जहाँ आपका कॉलर मिलता है, वो उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को नेक लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़ों में निम्न गुण होना चाहिए। तो बच्चों के कपड़ों में वस्त्रों जो बच्चों के वस्त्र होते हैं, यानी कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रिब वीव एवं मोटाई, सेकंड ऑप्शन है चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति, थर्ड ऑप्शन है हाई डेंसिटी एवं लचीलापन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्लेन बुनाई एवं चिकनापन। तो जो बच्चों के वस्त्रों के लिए क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, चिकना एवं अधिक सूखने की शक्ति वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होना चाहिए। और शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए, कोमल होने चाहिए यानी कि सॉफ्ट होने चाहिए, चुभने वाले नहीं होने चाहिए, ढीले होने चाहिए यानी कि लूज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए और मौसम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होने चाहिए। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए। तो आप लोग को ये बताना है, अगर कोई व्यक्ति छोटा है उसे लंबा दिखने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। एक रंगीय मैचिंग के कपड़े पहनने चाहिए, या बड़े प्रिंट के कपड़े पहनने चाहिए, या विपरीत कलर की मैचिंग यानी कि अपोजिट कलर की मैचिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए, या साधारण डिजाइन के कपड़े पहनने चाहिए। तो लंबे दिखने के लिए एक रंगीय मैचिंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका चेस्ट सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग करते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं, चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाकों में क्या प्रयुक्त करते हैं, आपको ये बताना है। तो मानव शरीर के जो उभार होते हैं, जो ढलाव होते हैं, उनमें रेखाओं के अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, आकार देते हैं ना पोशाक में, तो उसको क्या कहते हैं आपको यही बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हेमिंग, सेकंड ऑप्शन है डार्ट, थर्ड ऑप्शन है पाइपिंग एंड लास्ट ऑप्शन है असम कच्चे टाके, कैसे असमान कच्चे टाके। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि डार्ट। तो मानव शरीर में उभार, ढलाव और रेखाओं के लिए अनुकूल आकार देने के लिए पोशाकों में किसका उपयोग करते हैं, डार्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डार्ट। और जो हेमिंग होती है ना, हेमिंग होती है आपकी तुरपन, किसको बोलते हैं हम, हेमिंग को क्या बोलते हैं हम, तुरपन। और जो पाइपिंग होती है
पाइपिंग जो ब्लाउज पर गले पर जो लगाई जाती है ना और एक पट्टी द्वारा, वो क्या होती है आपकी पाइपिंग होती है। और डार्ट तो बता ही दिए, उभार और ढलाव के लिए दी जाती है। और असम कच्चे टाके होते हैं जो आपके जल्दी जल्दी होने वाले जो सिलाई के टाके होते हैं ना, असमन यानी कि असम कच्चे टाके, जैसे कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं ज़्यादा बड़ा कहीं छोटा, ये कैसे हैं, इक्वल नहीं है, यानी कि कैसे हैं, ये समान नहीं है, असमान है। तो ये क्या कहलाएंगे, असम कच्चे टाके कहलाते हैं। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक दीवार में, सेकंड ऑप्शन है 2 दीवार में, थर्ड ऑप्शन है 3 दीवार में एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 4 दीवार में। तो क्या पूछा है, एक स्ट्रेट लाइन किचन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन किचन ऐसे हो जाएगी, इसमें सभी उपकरण और अलमारियां, जब स्ट्रेट लाइन किचन हमारी इस तरह की है तो हम अपनी जो भी सामग्री है उपकरण होंगे वो हम इसी दीवार पे तो रखेंगे, एक ही दीवार पे रखेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक दीवार पर। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है। तो आप लोग को ये बताना है एक बार में मादा मच्छर कितने अंडे देती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 50 बार, सेकंड ऑप्शन है 100 से 500 बार, थर्ड ऑप्शन है 50 से 100 बार एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो एक बार में जो मादा मच्छर अंडे देती है वो कितने देती है, 100 से 500 अंडे देती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और केवल मादा मच्छर ही मनुष्य को काटती है। ठीक है, मनुष्य को कौन सा मच्छर काटते हैं, केवल मादा मच्छर ही काटती है, क्योंकि अंडा पैदा करने के लिए उसको प्रोटीन की जरूरत होती है और जिसकी प्राप्ति वो किससे करती है, मानव रक्त से करती है, जिसके लिए वो मानव का रक्त चूसती है। और नर मच्छर का जीवन काल कब तक होता है, 6 से 8 दिन का। ये ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, नर मच्छर यानी कि मेल मच्छर का है। और फीमेल मच्छर यानी कि मादा मच्छर का जीवन काल होता है 6 से 8 हफ्तों तक का, यानी कि 6 to 8 वीक का। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है, पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में कैसे दिखते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वे एक दूसरे के बगल में पाए जाते हैं, सेकंड ऑप्शन है वे तिकोने विन्यास में पाए जाते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका एकांतर स्थानों पर पाए जाते हैं एंड लास्ट ऑप्शन है एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। तो जो पूरक रंग होते हैं ना, जो पूरक रंग होते हैं वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है। तो आपको ये बताना है जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो लोगों की सहायता कैसे करती है। काम कैसे करे ये बता के, काम कब करे ये बता के, कैसे सोचे ये बता के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विस्तार शिक्षा होती है ना वो लोगों की सहायता करती है कि लोग काम कैसे करें। ठीक है, क्या कि लोग काम कैसे करें, इस पर सहायता करती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। तो आप लोग को ये बताना है जो विकास यानी कि डेवलपमेंट के क्षेत्र हैं तो उसमें गृह विज्ञान का योगदान कैसा है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में है, सेकंड ऑप्शन है रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में है, थर्ड ऑप्शन है आपका बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में है, या उपयुक्त सभी के क्षेत्र में है। तो जो विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है ना वह पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में भी है और रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में भी है और बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन तीनों क्षेत्र में, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी में। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, नवीन मेष के प्रसार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आप लोग को ये बताना है नवीन मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एवरेट रोजर्स ने, सेकंड ऑप्शन है आपका अरस्तु ने, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है विल्बर
स्ट्रैम ने, एंड लास्ट ऑप्शन है सेनर और बीबर ने। तो नवेनमेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एवरेट रोजर्स ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पैसेजेस, सेकंड ऑप्शन है सीजन्स ऑफ ए मैन्स लाइफ, थर्ड ऑप्शन है एडाउंटेशन टू लाइफ, एंड लास्ट ऑप्शन है हाउ वी एज। तो लेविंसन ने अपनी पुस्तक वयस्क विकास यानी कि एडल्ट डेवलपमेंट का मॉडल प्रस्तुत किया था। इस पुस्तक का शीर्षक है आपका सीजन्स ऑफ ए मैन्स लाइफ। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पूछा हुआ है आप लोगों से, मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्चा, सेकंड ऑप्शन है पुस्तक, थर्ड है पर्चदार पर्चा, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अखबार। तो क्या जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति की जाती है, की पॉइंट किया हुआ है। पहली बात तो ये कैसा है, मुद्रक माध्यम है यानी कि छपा हुआ माध्यम है। दूसरा, इसमें क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र में जो आसपास की घटनाएं होती है ना, उनके बारे में किसमें प्रस्तुति की जाती है? पर्चे में तो की नहीं जाती है, ना ही पुस्तक में की जाती है, ना ही आपके पर्चदार पर्चे में की जाती है। किस में की जाती है? अखबार यानी कि न्यूज़पेपर में दिया होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पूछा हुआ है आप लोगों से, बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो, सेकंड ऑप्शन है टेलीविजन, थर्ड ऑप्शन है समाचार पत्र, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पर्चा। तो जो बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा माध्यम उपलब्ध होगा? वही माध्यम उपलब्ध होगा यानी कि वही माध्यम आपका उपयुक्त होगा, अच्छा होगा, जिस माध्यम को बच्चे ज़्यादा देखते हो। बच्चे रेडियो तो सुनते नहीं है, तो रेडियो पे चाहे जितना भी एडवर्टाइजमेंट किया जाए चॉकलेट का, कितनी भी अच्छी चॉकलेट का प्रचार प्रसार किया जाए, बच्चे जब रेडियो सुनेंगे नहीं तो उसको खरीदेंगे ही नहीं। ना ही आपके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बच्चे, ना ही किसी प्रकार का पर्चा पढ़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे देखते हैं टीवी। तो टेलीविजन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे देखते हैं टीवी, और टीवी में भी बच्चे मोस्टली कौन से मतलब क्या देखते हैं चैनल? कार्टून्स देखते हैं। ठीक है, कार्टून देखते हैं, आपके गेम खेलते हैं। तो ये कार्टून और जो गेम होते हैं ना, इसके अंदर जो चॉकलेट के ऐड होते हैं ना, वो ज़्यादा दिए जाते हैं। चॉकलेट के हो गए, और बच्चों से संबंधित जितने भी बच्चों को आकर्षित करने वाले ऐड होते हैं ना, वो सभी किस में आते हैं? वो आपके कार्टून वाले चैनल पे मोस्टली देखने को मिलते हैं, ना कि आपके जो न्यूज़ वाले चैनल होते हैं जैसे आज तक हो गया, उसमें आपको बच्चों की चीज़ें देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे क्या चीज़ देखते हैं। तो बच्चों को आकर्षित हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये? तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।